हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नैना और आलोक एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उन दोनों के इस रिश्ते से उनके घर वालों को कोई ऐतराज नहीं होता। कुछ दिनों बाद नैना आलोक से मिलने जाती है और उसके लिए वेज बिरयानी लेकर जाती है। आलोक, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई। तुम बोलते हो ना कि मुझे बिरयानी बहुत पसंद है, तो मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए वेज बिरयानी लेकर आई हूँ। ये बिरयानी नहीं पुलाव होता है। अरे यार, वेज लोगों का भी अजीब होता है। खाना बिरयानी है लेकिन उसे वेज बिरयानी के नाम पर दे देते हैं पुलाव। कभी मेरे साथ चलना, इतनी मस्त बिरयानी खिलाऊंगा कि मजा आ जाएगा। मैं तुम्हारे लिए इतने प्यार से बिरयानी बना कर लाई हूँ और तुम मेरा मजाक बना रहे हो। जाओ, मैं तुमसे बात ही नहीं करती, खाओ अपनी मस्त बिरयानी। हाँ? अरे यार, तुम भी ना छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हो। मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ, मैं भी अच्छे से जानती हूँ तुम कितना मजाक करते हो। तुम्हारे लिए तो मैं कोई मायने नहीं रखती हूँ ना, तभी तो हर समय बस मेरा ही मजाक बनाते रहते हो। यार नैना, तुम बुरा क्यों मान रही हो? मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि मैं अपने खाने पीने से कभी भी समझौता नहीं कर सकता हूँ। और फिर तुम भी ये बोल रही हो। हाँ, तो किसने कहा है कि तुम समझौता करो? मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि तुम मेरी खुशी के लिए क्या वेज बिरयानी भी नहीं खा सकते? चलो ठीक है, मैं तुम्हारी खुशी के लिए खा भी लूं। तब क्या तुम भी मेरी खुशी के लिए कौवा बिरयानी खाओगी? बताओ, अगर तुम खा सकती हो तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी खाने में। तुम्हें हर चीज में अपनी कोई जैसी ना की घुसानी होती है ना। अरे नैना, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो यार? एक काम करो, तुम यहाँ बैठकर अपनी कौवा बिरयानी ही खाओ। तुम्हें तो मेरी कोई कद्र ही नहीं है। जा रही हूँ मैं। नैना इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। नैना और आलोक में बस इतनी सी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है और वो दोनों बात तक नहीं कर रहे होते हैं। तभी नैना के घर आलोक कौवा बिरयानी लेकर जाता है और नैना की माँ सरिता के पास जाता है। देख रही हो आंटी, ये आपकी बेटी है ना, बहुत लड़ाई करती है। छोटी सी बात को लेकर अब तक गुस्सा होकर बैठी है। अब आप ही बताओ, ऐसे कोई करता है क्या? तुम तो जानते ही हो कि वो कितनी नकचड़ी है। छोटी छोटी बातों को लेकर उसको कितना गुस्सा आ जाता है। वही तो आंटी, लेकिन अभी वो कहाँ है? ना मेरा फोन उठा रही है और ना ही मेरे मैसेज का जवाब दे रही है। घर में ही है ना, या कहीं बाहर गई हुई है? घर में ही है, अपने कमरे में बैठकर बिरयानी खा रही है। तब तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी जाकर उससे बात करता हूँ। आलोक नैना के कमरे में जाता है और एक प्लेट में कौवा बिरयानी दिखाता है। ये क्या है? जब तुम्हें पता है कि हमारी बहस इसी बात पर हुई थी, तो तुम्हें मेरी बनाई हुई बिरयानी ही नहीं पसंद है, तो तुम फिर वही सड़ी सी बिरयानी ले आए। हो गई ना गलती, अब क्या मुझसे बात नहीं करोगी क्या? एक ही शर्त पर बात करूंगी, जब तुम ये बोलो कि वेज बिरयानी ही अच्छी होती है। चलो बोलो अब। मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने आया हूँ, तो तुम कुछ भी बोले जाओगी क्या? वेज बिरयानी में होता ही क्या है, बस चावल ही तो होते हैं। अब क्या चावल को बिरयानी का नाम दिया जाएगा? अच्छा, तो ऐसे तुम्हारी कौवा बिरयानी में क्या होता है? बस मरा हुआ कौवा ही तो होता है ना। एक तो किसी मरे हुए जीव को खाते हो, ऊपर से थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही। इसमें शर्म वाली क्या बात है? अपने अपने मुंह का स्वाद है। मुझे पसंद है कौवा बिरयानी, मैं खाता हूँ। तुम्हें नहीं पसंद तो तुम नहीं खाती हो। तुम जब अंडे खाती हो तब ये सब नहीं सोचती क्या? अंडे वेज होते हैं। वाह, तुम्हारा सही है। जो चीज तुम खा सको वो वेज होती है। तुम्हारी वेज बिरयानी में कुछ होता भी है, इतनी बेकार होती है। कभी नॉन वेज वाली बिरयानी खा के देखो, तब पता चले। मुझे कुछ पता चले इसलिए तो नहीं खाती। या कितनी गंदी होती है ये। का? लो, अब तुम्हारे मुंह से भी कौवे की आवाज आने लगी। कुछ दिनों बाद तो तुम पक्का कौवे ही बन जाओगे और उड़ने भी लगोगे बादलों में। ओ, कुछ भी मत बोलो, वो तो गलती से आवाज निकल गई और कुछ नहीं। हाँ, गलती से तो कोई की आवाज भी निकल सकती है ना, किसी कुत्ते बिल्ली की थोड़ी। नैना तुम का? अच्छा हुआ तुम आ गए मुझसे मिलने, वरना मैं ये तुम्हारा कौवे वाला असली रूप तो देख ही नहीं पाती। नैना जोर जोर से हंसने लगती है और आलोक वहाँ से चला जाता है। इस मुद्दे पे इनकी बहस काफी लंबे समय से चलती आ रही है और यही वजह है जो हमेशा ये दोनों एक दूसरे को नीचा भी दिखाते रहते हैं। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद दोनों एक साथ कैंडल लाइट डिनर पर जाते हैं। वहाँ वेटर आता है। यस, क्या ऑर्डर है आपका? एक फुल प्लेट वेज बिरयानी। ओ हेलो, ये फुल प्लेट किसके लिए? तुम्हें पता है ना कि मैं वेज बिरयानी नहीं खाता हूँ।
हमारे लिए और किसके लिए? अच्छा, तो अब ये सब कुछ तुम तय करोगी कि हमें बाहर जाकर क्या खाना चाहिए? इसमें तय करने वाली क्या बात है? ये होटल वेज है। क्यों भैया, मैं सही कह रही हूँ ना? ये होटल प्योर वेज है ना? जी मैडम बिल्कुल सही कह रही है, ये होटल प्योर वेज है। नैना, तुम ना ज्यादा चालू मत बनो। मैंने देखा है कि कैसे तुमने आंख मारी। अब भैया आप ही बताओ, तभी मानेगी ये कि वेज बिरयानी अच्छी होती है या कौवा बिरयानी अच्छी होती है। हाँ भैया, आप ही बताओ कि वेज बिरयानी ज्यादा अच्छी होती है या कौवा बिरयानी? मैडम अब मैं क्या बताऊं, खानी तो आप लोगों को है। आप क्यों नहीं बता सकते? आपके मुंह में क्या पान है जो आप कुछ बोल ही नहीं सकते? चुपचाप से बताइए कि वेज बिरयानी अच्छी होती है, वरना हम आपके होटल से कुछ खाने नहीं वाले हैं। तुम इन्हें डराने लग रही हो तो ये बोले भी क्या? अरे जो भी बात करनी है आराम से शांत होकर करो। तुम क्यों इतना घबरा रहे हो? भैया तो सच ही बोलेंगे ना कि वेज बिरयानी ही अच्छी होती है। अब तुम्हारी तरह हर कोई कौवा तो नहीं होता ना, जो बार बार काए काए करता रहे। तुम मुझे कौवा बोल रही हो? देखो मैं बहुत देर से चुप था, लेकिन अब ना तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसी खुद हो वैसी ही तुम्हारी बिरयानी है, बिना किसी लेग पीस किए। तुम अपनी सलामती चाहते हो ना, तो अपने बोले हुए शब्द ना वापस ले लो, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। और भैया, आपसे एक सच तो बोला नहीं जा रहा कि वेज बिरयानी ज्यादा अच्छी होती है, तो आपके होटल का खाना क्या खा के अच्छा होगा? मुझे नहीं खाना यहाँ कुछ भी, मैं चली। हाँ तो मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ रुकने का। आलोक और नैना दोनों वहाँ से बिना कुछ खाए गुस्से में चले जाते हैं। दोनों की बहस रोज बढ़ती जाती है। कुछ दिनों बाद आलोक की माँ जयंती आलोक के साथ नैना के घर जाती है। नैना अपने हाथ में वेज बिरयानी सबसे प्यारी का बोर्ड लेकर खड़ी होती है। नैना की माँ सरिता सबके लिए चाय लाती है। बहन जी, इन बच्चों की लड़ाई तो यूं ही चलती रहेगी। हम तो बड़े हैं, अब हमें इनकी शादी कर देनी चाहिए। इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, प्यार करते हैं। अब तो सारे रिश्तेदार भी यही बोलते हैं। हाँ, आप सही कह रही हो। इनके लड़ाई झगड़े तो चलते ही रहते हैं, लेकिन आखिर दोनों हैं तो बिरयानी लवर ही ना। अब धीरे धीरे खुद ही समझ जाएंगे, वही सही भी रहेगा इनके लिए। मैं शादी एक ही शर्त पर करूंगी, जब तक आलोक ये नहीं बोलेगा कि वेज बिरयानी सबसे प्यारी। वेज बिरयानी तो हमारे घर में दाल सब्जी के साथ खाते हैं, और उसे वेज बिरयानी भी नहीं चावल बोलते हैं। घोड़े को गधा बोलने से वो गधा नहीं हो जाएगा, रहेगा तो घोड़ा ही ना। हाँ बिल्कुल, वैसे ही जैसे तुम गधे हो ना। मैं आज साफ साफ कह रही हूँ, अगर आज आलोक ने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं भी आलोक के साथ नहीं रहना चाहती। मैं भी कोई मरा नहीं जा रहा हूँ तुम्हारे साथ रहने के लिए। माँ, आपकी बहन ने एक लड़की की तस्वीर भेजी थी ना, मुझे वो पसंद है। मैं उससे ही शादी करूंगा और कौवा बिरयानी भी खिलाऊंगा उसे। दोनों बस एक खाने को लेकर अपना ही रिश्ता खत्म कर देते हैं, लेकिन अब भी ये तय नहीं होता है कि वेज बिरयानी और कौवा बिरयानी की जंग में आखिर जीत किसकी हुई। शिल्पा, ओ शिल्पा, क्या है? क्यों चिल्ला रही हो तुम सुबह सुबह? शिल्पा, मैं घर का काम कर लेती हूँ, जब तक तुम प्याज छिल दो। तुम्हारे भैया को काम पर जाना है। क्यों, मैं नौकर लग रही हूँ जो काम करूँ? अरे मेरे भैया ने तुम्हें यहाँ बैठाकर खाली रोटी तोड़ने के लिए रखा है क्या? कैसी बात कर रही हो शिल्पा? अरे मुझे आज उठने में थोड़ी देरी हो गई थी, बस इसलिए मुझे खाना बनाने में देरी हो गई है। अगर तुम मेरी मदद कर दोगी तो काम जल्दी हो जाएगा। चुपचाप से घर का काम कर लो, मुझे कॉलेज जाना है, समझी? थोड़ा सा काम होता नहीं है कि काम ना करने के बहाने ढूंढने लगती हो। इतना बोलकर अब शिल्पा वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद अब बेचारी सिमरन को खुद ही सारा काम अकेले करना पड़ता है। थोड़ी देर बाद राज सिमरन को आवाज लगाता है। सिमरन, मेरा लंच पैक हुआ कि नहीं? ला रही हूँ, बस 5 मिनट। सिमरन अब राज के लिए टिफिन लाती है और उसको देखकर राज बोलता है, हाय मेरी डार्लिंग कितना काम करती है। हाँ हाँ, बस भी करो, अब ऑफिस जाओ वरना लेट हो जाओगे। अच्छा ठीक है बाबा, जा रहा हूँ। राज ऑफिस जाने लगता है कि तभी उसकी नजर सिमरन की साड़ी पर पड़ती है। उसकी साड़ी फटी होती है। ये देख राज बोलता है, सिमरन तुम्हारी साड़ी फटी हुई है, इसका मतलब तुम्हारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। अरे भैया, होंगे कहाँ से? आप एक भिखारन से जो शादी करके लाए हो। अरे किसी अच्छी घर की लड़की से शादी करते तो समझ आता, लेकिन आपको तो रोड पर पड़ी हुई लड़कियाँ पसंद आती हैं। बस करो शिल्पा, बहुत हो गया समझी। चाहे ये जैसी भी है, तुम्हारी भाभी है। हाँ, भाभी माय फुट। इस तरह अब शिल्पा वहाँ से चली जाती है और अब राज भी कुछ नहीं बोलता और अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को जब राज और शिल्पा दोनों ही घर आते हैं तो शिल्पा अपने कमरे में बैठी हुई अपनी भाभी को बोलती है,
भाभी, अरे ओ भाभी, कहाँ हो यार तुम? मैं आज बहुत ज्यादा थक गई हूँ, एक गिलास पानी ला दो। सिमरन पानी लेकर अपनी ननद के पास जाती है और उसके हाथ में पानी दे देती है। सिमरन शिल्पा से बोलती है, शिल्पा, मैं और तुम्हारे भैया बाहर जा रहे हैं, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं लेते हुए आऊंगी। नहीं, आप ही जाओ। और वैसे भी भैया तो मेरे भैया है ही नहीं जब से तुम उनकी लाइफ में आई हो। ये क्या बोल रही हो शिल्पा? अरे जाओ यार, दिमाग मत खाओ मेरा। सिमरन वहाँ से चली जाती है और देर रात सिमरन राज आते हैं। उनको देख शिल्पा अपना मुंह बनाते हुए चली जाती है और ऐसे ही अब दिन गुजरने लगती हैं। एक रात राज शिल्पा के लिए बड़ी ही सुंदर ड्रेस लाता है तो वहीं अपनी पत्नी के लिए भी एक बहुत ही सुंदर सूट लाता है। अपनी भाभी का सूट देख शिल्पा चिल्लाते हुए बोलती है, भैया आपने तो फर्क भी करना शुरू कर दिया है। अरे क्या हो गया? देख तेरे कितनी सुंदर ड्रेस लेके आया हूँ। हाँ हाँ, वो तो दिखाई ही दे रहा है कि किसकी महंगी ड्रेस है। खैर मुझे भाभी का ही सूट चाहिए, मुझे वो पसंद है। अरे शिल्पा, तू सूट नहीं पहनती है इसलिए मैं तेरे लिए सूट लेकर नहीं आया। तेरी भाभी कब से कह रही थी एक सूट ला दो, इसलिए मैं उसके लिए एक सूट लेके आया हूँ। आई डोंट केयर, मुझे तो यही सूट चाहिए बस। और वैसे भी इस भिखारन ने इतनी महंगी ड्रेस देखी भी है क्या कभी, जो आज पहनेंगी? शिल्पा जाओ यहाँ से। अरे राज, क्यों चिल्ला रहे हो शिल्पा पर? ये नाटक करना बंद करो, समझी? मेरे भैया के ऊपर ना जाने कैसा काला जादू कर दिया है, जो भैया को तुम्हारे बिना कुछ और सूझता ही नहीं है। लो शिल्पा, ये सूट तुम रख लो, मुझे नहीं चाहिए। शिल्पा वो सूट नहीं लेती और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और ऑफिस के काम की वजह से राज को कुछ दिनों के लिए अपने घर से बाहर जाना पड़ता है। और ऐसे ही एक दिन शिल्पा अपनी भाभी से बोलती है, भाभी, ओ भाभी। हाँ शिल्पा, क्या हुआ? आज कुछ खाने को दोगी या नहीं? रुको लाती हूँ। इतना कहकर अब सिमरन शिल्पा के लिए खाना लाती है और जैसे ही पहला निवाला शिल्पा अपने मुंह में डालती है तो चिल्लाते हुए बोलती है, यार तुम खाना बनाना भी भूल गई हो क्या? लेकिन क्या हुआ है? इतना गंदा खाना बनाया है ना तो नमक का पता है ना ही मसाले का। मेरे लिए कुछ और खाना बना कर लाओ, समझी तुम? लेकिन शिल्पा, मैंने तो अभी अभी खाना खाया है, खाना तो बिल्कुल ठीक है। उसकी बात सुनते ही शिल्पा खाने को फेंक देती है और गुस्से में बोलती है, तुम मेरे लिए दूसरा खाना लाओगी या नहीं? अभी लाती हूँ शिल्पा। बेचारी सिमरन अब किचन में जाकर नीचे फर्श पर बैठकर रोने लगती है। सिमरन की आवाज सुनकर शिल्पा आती है और अपनी भाभी को नीचे बैठकर रोते हुए देखकर कहती है, हाँ यही औकात है तुम्हारी, सही नीचे बैठी हो तुम। और काम कर लो चुपचाप, ये ड्रामे दिखाने की जरूरत नहीं है, समझी? सिमरन शिल्पा की बात का कोई जवाब नहीं देती है और अपना काम करने लगती है। ऐसे ही समय बीतने लगता है और एक दिन सिमरन की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। सुबह के 10 बज जाते हैं लेकिन सिमरन उठती नहीं। ये देख शिल्पा अपनी भाभी के कमरे में जाती है जहां वो देखती है कि उसकी भाभी कंबल के अंदर सो रही है। ये देख शिल्पा कंबल को हटाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, अरे ओ महारानी, अभी तक सो रही हो क्या? घर का काम करने कौन तुम्हारा बाप आएगा? शिल्पा, मेरी तबीयत काफी खराब है, ठंड लग रही है, इसलिए आज काम तुम कर लो। कभी नहीं। अरे घर का काम करने के लिए नहीं हूँ मैं, समझी तुम? और हाँ, ड्रामे तो ऐसे कर रही है जैसे ठंड लग रही है। उठ, काम कर घर का। आए दिन अब सिमरन के ऊपर शिल्पा जुल्म ढाई जा रही थी, या यूं कहें तो जब से राज गया तब से शिल्पा को अपनी भाभी को सताने का पूरा मौका मिल गया था और वो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसको सताने लगी। बेचारी सिमरन अब बीमारी की हालत में उठती है और काम करने लगती है। काम करते करते वो बेहोश हो जाती है और उसको बेहोश देख शिल्पा आती है और गुस्से में खुद से कहती है, इसको तो काम ना करने के बहाने चाहिए। उठ और जाके आराम कर, मैं कर लूंगी काम। इस तरह अब शिल्पा काम करने लगती है और कुछ ही समय बाद राज आ जाता है और शिल्पा को काम करता हुआ देख शिल्पा से कहता है, अरे शिल्पा, आज तुम काम कर रही हो? अरे भैया आप कब आए? और क्यों, मैं काम नहीं कर सकती हूँ क्या? नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारी भाभी कहाँ है? आराम कर रही है। उसकी बात सुनकर राज सिमरन को आवाज लगाता है। सिमरन, सिमरन। उसकी आवाज सुनकर सिमरन आती है और अपने पति को देखकर उससे कहती है, अरे आप आ गए? आप इतने दिनों बाद आए, क्या आपको मेरी याद नहीं आई? सिमरन, याद तो बहुत आई, लेकिन अब क्या कर सकता हूँ, अब ऑफिस भी तो जरूरी है ना। अरे भाभी, आपकी तबीयत अब ठीक हो गई? अभी थोड़ा आराम है शिल्पा।
सभी लोग आपस में बात कर रहे थे कि तभी राज के पास उसके ऑफिस से कॉल आता है। हेलो, हाँ सर। सर मैं अभी अपनी फैमिली के साथ हूँ। तुम्हें आना होगा, ऑफिस काम है। ठीक है सर, मैं आता हूँ। क्या हुआ भैया? होगा क्या, ऑफिस जाना है। इस तरह अब राज ऑफिस के लिए जाने लगता है कि तभी सिमरन उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन राज नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही शिल्पा एक बार फिर से उसको सताते हुए बोलती है, चल उठ और जाकर कपड़े धो। जा रही हूँ, दफा हो यहाँ से। बेचारी अब बीमारी की हालत में काम करने लगती है कि तभी शिल्पा एक बार फिर उसके पास जाती है और उससे बोलती है, जल्दी काम खत्म कर, समझी? ये क्या बदतमीजी है शिल्पा? मैं तुम्हारी भाभी हूँ और भाभी से इस तरह बात करते हैं? तू मुझसे जवान लड़ाएगी भिखारन? हाँ, काम कभी खुद भी कर लिया करो। अगर ऐसा ही रहा तो मैं तुम्हारे भैया से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। उसकी ये बात सुनते ही शिल्पा को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी भाभी के बालों को खींचकर अपनी भाभी को घसीटते हुए हॉल में लाती है और जैसे ही मारने जाती है राज शिल्पा का हाथ पकड़ लेता है और उसको एक जोरदार तमाचा मारते हुए कहता है, शिल्पा, तुम इतनी नीचे गिर जाओगी, मैंने आज तक कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। अरे मैं तो सोचता था कि तुम अपनी भाभी से इसलिए नफरत करती हो क्योंकि वो गरीब है, लेकिन मैं यह नहीं जानता था तुम अपनी भाभी से इतनी नफरत कर सकती हो कि अपनी भाभी पर हाथ उठाओगी। निकल जाओ मेरे घर से, मुझे ऐसी बहन नहीं चाहिए जो अपनों की इज्जत ना कर सके। जो अपनों की इज्जत नहीं करता ना, वो दूसरों की क्या इज्जत करेगा। निकल जाओ यहाँ से। भैया मुझे माफ कर दो, मैं आगे से नहीं करूँगी ऐसा कुछ। राज उसको अपने घर से बाहर कर रहा था कि तभी सिमरन राज का हाथ पकड़कर बोलती है, रहने दीजिए, अभी बच्ची है शिल्पा, इसकी गलती को माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं करेगी। देख लिया शिल्पा, इसे कहते हैं रिश्तों को निभाना और रिस्पेक्ट देना। भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सिमरन अब अपनी ननद को माफ कर देती है, जिसके बाद अब सभी लोग खुशी से रहने लगते हैं। पुनीत सुबह जल्दी जल्दी में उल्टी शर्ट और एक जूता पहने नाश्ते के लिए कमरे से बाहर आता है तो हॉल का नजारा देखकर जमीन पर गिर पड़ता है, क्योंकि उसकी पत्नी अलसी और माँ मंजू हॉल में ही सोफे पर पड़ी सो रही थी। तभी वो अपना सर पकड़ कर कहता है, हे भगवान, अभी तो थोड़ी देर पहले दोनों को जगाया था, फिर से हॉल में आके पसर गई दोनों सास बहू। अरे वो आलसी औरत, माँ उठो भी दोनों। अरे कितनी बार उठाने आते हो, हमें उठाने के अलावा कोई काम नहीं है क्या तुम्हारे पास? अरे कौन काय काय कर रहा है, सुबह हो गई क्या? नहीं नहीं, अभी तो रात के 3 बज रहे हैं। हे भगवान, माँ तो है ही आलसी, ऊपर से आपने इस अलसी नाम की पत्नी को और भेज दिया। अभी ये भी अलसी माँ के साथ घर में आलस फैला रही है। अरे उठो, मुझे देरी हो रही है। अरे जब देरी आपको हो रही है तो हम जल्दी उठकर क्या करेंगे? क्या करेंगे मतलब? अरे नाश्ता तैयार करो, भूखा जाऊं क्या? थोड़ी भी फुर्तीली नहीं है दोनों। कोई नहीं, अभी तो पहले ऑफिस जाता हूँ, इनको तो शाम को देखता हूँ। इतना कहकर वो उसी हालत में ऑफिस के लिए निकल जाता है। मंजू और उसकी बहू अलसी की जोड़ी आलसी सास बहू की जोड़ी थी। दोनों ही ज्यादा मेहनत वाले काम करना पसंद नहीं करती थी और ना ही घर के काम समय पर करती थी, जिसके कारण बेचारा पुनीत बड़ा परेशान रहता था। शाम को जब वो ऑफिस से लौटता है तो उसकी माँ चिप्स खाते हुए कहती है, आ गया बेटा? नहीं नहीं, मैं कहाँ आया हूँ, मेरी आत्मा आई है। ओहो, सुबह की बात से अब तक नाराज हैं क्या? अरे एक दिन का हो तो नाराज भी हो जाऊं, पर ऐसा ही रहा तो नाराजगी चलती ही रहेगी। इसीलिए मैंने आप दोनों को एक्टिव बनाने के लिए एक अपने नुक्कड़ वाले जिम में आप दोनों के लिए मेंबरशिप पक्की करवाई है। जिम की मेंबरशिप? पर किस लिए? इसीलिए कि आप दोनों सुबह शाम वहाँ जाएं और खुद में थोड़ी फुर्ती का संचार करें। अरे बेटा, अभी इस उम्र में जिम जाकर क्या उखाड़ लूंगी, मेरे बदले बहू ही चली जाएगी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे पर मुझे तो है ना। सुनिए जी, मुझ जैसी फिट इंसान को जिम जाने की क्या जरूरत? क्योंकि सुबह शाम तुम टहलने से रही। और आप दोनों सुन लीजिए, आप दोनों कल से जिम जा रही हैं, मतलब जा रही हैं, वरना मैं ये घर छोड़कर होटल में रहने चला जाऊंगा, समझे आप दोनों? इतना कहकर पुनीत बैग पटकते हुए कमरे में चला जाता है। तभी दोनों सास बहू आपस में बातें करती हुई कहती हैं, अरे जिम जाने से क्या हो जाएगा, अब क्या इस उम्र में जिम करके एब्स बनाने हैं क्या मुझे? सासू माँ कोई नहीं, अब ये चाहते हैं तो चले जाते हैं, और वैसे भी घर में पड़े पड़े ठूसते रहने से हम फैल भी तो गए हैं, क्या पता जिम जाकर थोड़ा शेप में आ जाएं। हाय दैया, क्या मुसीबत है, फैलने की उम्र में सिमटने को कह रहे हैं जिम जाकर। हाय राम, सास बहू और जिम। रात में पुनीत दोनों कमरे में सुबह 6 बजे का अलार्म लगाकर
खुद हॉल में सो जाता है। अगली सुबह 6 बजते ही दोनों कमरों से जोर जोर के अलार्म की आवाज आती है। अलसी तो जिम जाने के लिए तैयार हो जाती है, तो मंजू भी साड़ी पहने उबासी लेती हुई बाहर आती है। दोनों सास बहू जिम जाने के लिए जैसे ही घर से निकलती हैं, तो सोता पुनीत फट से उठकर दरवाजा बंद करके कहता है, जब इनका जिम ट्रेनर इनसे वर्कआउट करवाएगा ना, तो दोनों का सारा आलस भाग जाएगा। मुझे क्या, मैं सोता हूँ आराम से। पुनीत दोबारा से जाकर सो जाता है। तो कुछ ही देर में दोनों सास बहू जिम पहुँचते हैं, जहाँ सभी आदमी और लड़के थे, जिन्हें देखकर अलसी अपनी सास के पल्लू से अपना मुंह ढकते हुए कहती है, सासू माँ, लगता है हम गलती से लड़कों के जिम में आ गए। चलो वापस चलो, मैंने तो साड़ी भी नहीं पहनी। अरे ओ गवार, लड़कियों के लिए कोई अलग जिम नहीं होता, छोड़ मेरा पल्लू। हेलो, मैं आप दोनों का जिम ट्रेनर हूँ, तो चलिए एक्सरसाइज से पहले थोड़ा वार्म अप कर लें। हाँ हाँ करते हैं। 1 मिनट माता जी, ये साड़ी पहनकर आप वर्कआउट कैसे करेंगी? चलिए कोई नहीं, आज पहला दिन है तो चल जाएगा। कल से आप अपनी बहू की तरह कुछ कंफर्टेबल पहन कर आना। कंफर्टेबल? ये कौन सी ड्रेस है? जिम आने जाने की है क्या? सासू माँ, उसका मतलब है आरामदायक कपड़े पहन कर आना। जिसके बाद ट्रेनर दोनों को थोड़ा वार्म अप कराता है और हल्की फुल्की एक्सरसाइज करवाकर घर भेज देता है। इतने में ही दोनों सास बहू घर पहुँचते पहुँचते दोनों की हालत पतली हो जाती है और घर आते ही दोनों सोफे पर पसरती है और मंजू कहती है, हाय दैया, मार डाला रे, 1 घंटे से कितनी उठक बैठक करवा दी मुए ने। आ गए आप दोनों। तो सास बहू, कैसा रहा जिम का पहला दिन? क्या बताएं, ठीक ही था। बस सासू माँ कह रही थी कि उनसे ना हो पाएगा। वो क्या है ना, बुढ़ापा आ गया है, तो जंप करने में ही थक गई थी माँ जी। हाय हाय, ये क्या कहना चाह रही है? ये जवान है जो जिम इसके लिए होता है बस। रहने दे बहू, तुझसे ज्यादा जान है मुझ में। वो तो आज साड़ी पहनी थी इसलिए। बस बस, अब जिम जाना शुरू कर ही दिया है तो आने वाले 1 महीने में पता ही चल जाएगा कि कौन कितना एक्टिव हो रहा है। क्यों? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे बेटा, तेरी माँ बुढ़ापे में भी डोले शोले बना ही लेगी। बस सासू माँ, डोले शोले बनाने के चक्कर में कहीं आपकी हड्डियाँ ना डोलने लगे। अब आप दोनों में से किसी में जान बची हो तो जाकर नाश्ता बना दो। हाँ हाँ बेटा, मैं बना देती हूँ ना फटाफट। अभी तो हाय दैया मार डाला कह रही थी, अभी दिखावे के लिए बड़ी फुर्ती आ गई। नहीं नहीं सासू माँ, मैं बनाती हूँ ना नाश्ता। हाय ठीक है बहू, जा तू ही बना ले, यही तो चाह रही थी मैं। सासू माँ भी ना बहुत नौटंकी है। अलसी किचन की तरफ चली जाती है, तो पुनीत भी तैयार होने कमरे में जाता है। ऐसे ही समय बीतता है। दोनों सास बहू कंपटीशन में खुद को एक दूसरे से ज्यादा फिट रखने के लिए ना चाहते हुए भी जिम जाती और ट्रेनर के हिसाब से वर्कआउट करती। एक रोज दोनों सास बहू जिम में डंबल उठा रही थी। अलसी ने बड़ा वाला डंबल उठाकर आराम से वर्कआउट किया, तो उसकी सास उसे देखकर उससे भी भारी डंबल उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उठना तो दूर, उससे वो डंबल हिल भी नहीं पाता। तभी ट्रेनर आकर वो डंबल उठाता है और कहता है, माता जी, आप सिटअप्स कीजिए, उतना काफी है। फिर से उठक बैठक? लगता है मैं तो जिम में खाली उठक बैठक करने ही आई हूँ। सही है ना सासू माँ, उसमें तो हड्डी टूटने का डर भी नहीं रहता। और वैसे भी मैं तो कहती हूँ अब आप जिम आना छोड़ ही दो, क्योंकि जितना वर्कआउट आप करती नहीं, उससे ज्यादा तो घर जाकर ठूस लेती हैं। चुप कर, खाने की बातें जिम में नहीं। क्यों, भूख लग गई क्या? वैसे जिम ज्वाइन करने के बाद आप दोनों ने खुद को काफी फिट किया है, खासकर आपकी बहू ने माता जी। और मैंने? आप भी उम्र के हिसाब से फिट हो गई हैं, लेकिन थोड़ा और ध्यान दीजिए। दोनों अपनी एक्सरसाइज में बिजी हो जाती है। समय बीतता है। लगातार जिम जाने से सास बहू दोनों एक्टिव रहने लगी थी। साथ ही पूरा मोहल्ला उन्हें जिम वाली सास बहू कहने लगा था। लेकिन एक रोज उन्हें पता चलता है कि उनका जिम ट्रेनर जिम छोड़कर चला गया है, तो वो भी जिम नहीं जाती। तब पुनीत कहता है, क्या हुआ, सास बहू आज जिम नहीं गई? अरे सिखाने वाला ही छोड़ गया तो क्या करे? आप दोनों वर्कआउट करने जाती थी या ट्रेनर को देखने? अरे आप भी ना कुछ भी सोचते हैं। और वैसे भी हो गए ना हम दोनों सास बहू फिट और एक्टिव, अभी क्या जिंदगी भर जिम ही जाते रहेंगे? नहीं, मतलब दोनों फिर से कहीं आलसी ना हो जाओ, इसलिए कह रहा था मैं। देखिए जी, अब ना अलसी आलसी होगी ना ही उसकी सास, इसलिए ये सास बहू और जिम का किस्सा यहीं खत्म हुआ, समझो। ठीक है, समझ गया मैं। जिसके बाद से दोनों सास बहू
परिवार में खुशी खुशी रहने लगती हैं और जिम जाने की जगह घर पर ही योगा किया करती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।